अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। खैर मकदम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गाइड पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के लिए उर्दू, हिंदी और इंग्लिश अल्फाज का ज़ख़ीरा लेकर आया हूं। तो आज भी 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। तो दोस्तों, अल्फाज का ज़्यादा से ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो पीटी एग्ज़ाम होगा तो उसमें 60 जो प्रश्न होंगे वो अल्फाज से होंगे। यानी 30 जो आपका होगा अल्फाज होगा, और जो 30 होगा वो सेंटेंस में यानी जुमला में, वाक्य में समझिए कि अल्फाज ही पूछा जाएगा। तो तर्जमा जो होगा, मतलब ट्रांसलेशन जो होगा 30, वो भी उसमें भी अल्फाज होंगे। जैसे ये पूछ लिया जाएगा कि मन चाह जहाँ चाह वहाँ राह, तो इसका हिंदी पूछ लिया जाएगा। तो अल्फाज आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए अभी आपको अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। तो 60 नंबर आपका जो होगा लफ्ज़ यानी शब्द से क्वेश्चन होगा, इसलिए शब्दों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का पहला लफ्ज़ है आपका गैर कानूनी। गैर कानूनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवैध। यानी गैर कानूनी जो कानून के एतबार से सही ना हो उसको क्या बोलते हैं? अवैध। उसका इंग्लिश क्या होता है? वो होता है इल्लीगल। तो इल्लीगल को हिंदी में बोलते हैं अवैध, और उर्दू में बोलते हैं गैर कानूनी। यानी जो कानून के हिसाब से सही नहीं हो, यानी इल्लीगल हो, गैर कानूनी हो, अवैध हो। आपका दूसरा लफ्ज है अनसेफ। दूसरा लफ्ज क्या है? अनसेफ। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? गैर महफूज। तो गैर महफूज जो है, यानी कि जो महफूज ना हो उसको बोलते हैं गैर महफूज। इसी को हिंदी में बोलते हैं असुरक्षित। क्या बोलते हैं? असुरक्षित, यानी जो महफूज ना हो। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अनसेफ। तो अनसेफ का हिंदी हो गया असुरक्षित, और उर्दू हो गया गैर महफूज। आपका तीसरा लफ्ज है जरूरी। जरूरी मतलब जो जरूरी हो वक्त के हिसाब से, इसी को बोलेंगे हिंदी में अनिवार्य। अनिवार्य रूप से। और इसका जो इंग्लिश होगा वो होगा इसेंशियली। इसेंशियली यानी जरूरी तौर पर। तो यहाँ पे एसेंशियली का जो मीनिंग होगा अनिवार्य रूप से, और यहाँ पे उर्दू में होगा ज़रूरी तौर पर। या तौर पे छूट गया है, तो अनिवार्य अगर होता तो ज़रूरी, और एसेंशियली का मतलब अनिवार्य रूप से, ज़रूरी तौर पर। तो दोस्तों, लफ्ज़ का जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी लफ्ज़ का ज्ञान, शब्द का ज्ञान और वर्ड मीनिंग की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लें, और ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपका चौथा लफ्ज़ है मुसीबत। मुसीबत का जो हिंदी होता है वो होता है गड़बड़, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मेस। मेस मतलब गड़बड़। जैसे बोलते हैं स्टॉप स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर ऑन मेस, यानी अपनी गड़बड़ी के लिए दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को बदनाम करना बंद करो। तो ये होता है मेस, यानी गड़बड़, गड़बड़ी, मुसीबत। आपका जो पांचवा लफ्ज है वो है पुर उम्मीद तौर पर। पुर उम्मीद तौर पर, इसी को हिंदी में बोलते हैं आशापूर्वक। क्या बोलते हैं हिंदी में? आशापूर्वक। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं होपफुली। क्या बोलते हैं? होपफुली। तो ये सब लफ्ज जो है बहुत ही अहम लफ्ज है। इस तरह का लफ्ज पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है इम्तिहान में, तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लफ्ज पर, शब्द पर ध्यान दें। आपका छठा लफ्ज है सजादही। सजादही, इसको जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं दोष सिद्ध। दोष सिद्धि, यानी कि जैसे किसी के ऊपर केस हो जाता है या चोरी का इल्जाम लगता है और उसको जेल कर दिया जाता है। जेल करने के बाद उसको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। जब कोर्ट में उसको ले जाया जाता है तो उस पर सजादही होता है, मतलब दोष सिद्ध हो जाता है। जब दोष सिद्ध हो जाता है तब फिर उसको क्या किया जाता है? सजा दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं सजादही, और हिंदी में बोलते हैं दोष सिद्धि, और इंग्लिश में बोलते हैं कन्विक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्विक्शन। आपका सातवां लफ्ज है नुमाइंदगी करना। नुमाइंदगी करना। नुमाइंदगी करना को हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करना, जैसे आपके नेता लोग जो हैं वो आपकी नुमाइंदगी करते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं
रिप्रेजेंट करना, यानी टू रिप्रेजेंट है, यानी ये जो टू लग जाता है किसी भी इंग्लिश लफ्ज के आगे तो वो क्या होता है, वो फेल का मीनिंग देता है, यानी वर्ब का मीनिंग देता है। वर्ब उसी वक्त बनता है जब उसके आगे टू लगा, जैसे टू गो जाना, टू कम आना, टू स्लीप सोना। आपका आठवां लफ्ज है शराकत। शराकत का जो हिंदी होता है वो होता है योगदान, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का हिंदी होगा योगदान, और योगदान का उर्दू होगा शराकत, यानी शरीक होकर कोई काम करते हैं तो इसी को बोलते हैं योगदान या कंट्रीब्यूट। आपका नौवां लफ्ज है करारदाद। करारदाद बहुत ही अहम लफ्ज है, इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब कि पार्लियामेंट वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका करारदाद का जो हिंदी होता है वो प्रस्ताव या संकल्प है। संकल्प भी बोलेंगे और प्रस्ताव भी बोलेंगे, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। जैसे करारदाद पास करते हैं, कोई रिजोल्यूशन बनता है, तो इसका जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आपका जो 10वां लफ्ज है वो है चापलूसी करना। चापलूसी तो समझते ही हैं, यानी किसी के पीछे पीछे मतलब उसकी तारीफ करना, फिर उससे अपना काम निकलवाना। तो चापलूसी करना, इसी को हिंदी में बोलते हैं चालाकी से काम निकालना। उसके हिंदी इंग्लिश होता है मैनिपुलेट। क्या होता है? मैनिपुलेट करना। आपका 11वां लफ्ज है नुमाइंदा। नुमाइंदा का जो हिंदी होता है वो होता है प्रतिनिधि, जैसे मुखिया, मेंबर, आपका सरपंच या एमएलए और एमपी वगैरह क्या होता है, आपके प्रतिनिधि होते हैं, यानी नुमाइंदा होते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, यानी आपकी बातों को वो पार्लियामेंट में रखते हैं या विधानसभा में रखते हैं, तो वो क्या हुए, आपके प्रतिनिधि हुए। तो उसी प्रतिनिधि को इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव, और उसी को उर्दू में बोलेंगे नुमाइंदा। आपका 12वां लफ्ज है मुसलसल या लगातार। मुसलसल या लगातार, इसी को हिंदी में बोलेंगे निरंतर, और इंग्लिश में बोलेंगे कंटिन्यू। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंटिन्यू। तो निरंतर को इंग्लिश में कंटिन्यू और उर्दू में मुसलसल या लगातार। तो ये बहुत अहम लफ्ज है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। निरंतर मतलब लगातार, और मुसलसल। आपका जो 14वां वर्ड है वो है आपका सखावत, उदारता। सखावत को जो हिंदी में बोलते हैं उदारता, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जेनरोसिटी। क्या बोलते हैं? जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, और इसी को उर्दू में बोलेंगे सखावत। उसके बाद आपका 15वां वर्ड जो है वो है इरादतन। इरादतन का जो हिंदी होता है वो इच्छानुरूप। इरादतन का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? इच्छानुरूप, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंशनल। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेंशनल, और इसी को हिंदी में बोलते हैं इच्छानुरूप, और उर्दू में बोलेंगे इरादतन। आपका जो ये अगला वर्ड है वो है मासूम। मासूम को हिंदी में बोलते हैं निर्दोष, और इंग्लिश में बोलते हैं इनोसेंट। क्या बोलते हैं? इनोसेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? इनोसेंट। आपका जो 16वां लफ्ज है वो है जानबूझकर। जानबूझकर जो का मतलब हिंदी होता है वो होता है विचारपूर्वक, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का मतलब क्या हो जाएगा? जानबूझकर, और इसी को हिंदी में बोलेंगे विचार पूर्वक। आपका जो 17वां वर्ड है वो है शाइस्तगी से, यानी शिष्टापूर्वक, यानी बहुत नरमी से किसी से अगर हम बात करते हैं तो उसी को बोलते हैं शाइस्तगी से, शिष्टापूर्वक। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे पोलाइटली। क्या बोलेंगे? पोलाइटली जो बात करते हैं उसी को बोलते हैं पोलाइटली। आपका 18वां जो लफ्ज है वो है वाकिफ। वाकिफ का जो हिंदी होता है वो होता है परिचित, यानी जब किसी व्यक्ति से या किसी शख्स से हम वाकिफ होते हैं तो उसी को बोलते हैं हम हिंदी में परिचित, यानी कि उससे हम क्या है? परिचित है, वाकिफ है, यानी हम उसको जानते हैं। और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे फेमिलियर, यानी जानना, किसी से परिचित होना, किसी से वाकिफ होना। आपका जो 19वां जो लफ्ज़ है वो है जहाज़ रानी।
या समत शनासी। सीमत लोग बोलते हैं, लेकिन इसका जो उच्चारण है, जो सही तलफ़ुज़ है वो समत है। तो समत शनासी, या इसी को बोलते हैं हिंदी में पथ प्रदर्शन, यानी पथ प्रदर्शन, यानी पथ का जानने वाला, रास्ता का जानने वाला। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेविगेशन, यानी रास्ता का जानने वाला। जो लोग नेवी में होते हैं उसको यानी कि समंदर के रास्ते का पता होता है, तो उसी को हिंदी में बोलेंगे नेविगेशन, और या इंग्लिश में नेविगेशन, और हिंदी में पथ प्रदर्शन, और उर्दू में जहाज रानी और समत शनासी। आपका जो 20वां लफ्ज़ है वो है आरामदेह। आरामदेह, और इसी को हिंदी में बोलेंगे सुविधाजनक, यानी जो चीज़ आरामदेह होगा उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सुविधाजनक। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वीनियंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कन्वीनियंट। आगे देख लेते हैं। आपका 21वां लफ्ज़ है हकीकी। हकीकी का जो हिंदी होता है वो होता है वास्तविक, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जेन्युइन, यानी जेन्युइन चीज़ है, यानी वास्तविक है, हकीकी है। तो हकीकी को हिंदी में वास्तविक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेन्युइन। आपका 22वां जो लफ्ज़ है वो है हसास। हसास का जो हिंदी होता है वो संवेदनशील, संवेदनशील। और जो चीज़ हसास ना हो वो संवेदनहीन हो जाता है, जैसे बेहिस। हसास जो होगा तो उसको हसास बोलेंगे, और बेहिस को क्या बोलेंगे? संवेदनहीन। और हसास को संवेदनशील। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिटिव, यानी जो मामला सेंसिटिव होता है तो उसी को हिंदी में बोलते हैं संवेदनशील, और उसी को उर्दू में बोलते हैं हसास। आपका 23वां लफ्ज़ है वरसा। वरसा, जो माँ बाप जब इंतकाल कर जाते हैं, जो कुछ छोड़ के जाते हैं, वो क्या होता है? वरसा। और उसी को हिंदी में बोलते हैं विरासत, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हेरिटेज। हेरिटेज जैसे एक एग्जांपल से समझा देते हैं कि जैसे हुमायूं टूम है, और इसी तरह मतलब ताजमहल है, ये क्या है? हेरिटेज है, यानी विरासत है, जो लोग छोड़ के गए हैं, मतलब बाकी लोगों के लिए वो क्या हो गया? विरासत या वरसा। और इसी को हेरिटेज बोलते हैं मतलब इंग्लिश में। आपका 24वां लफ्ज़ है वो है कानूनी हैसियत। कानूनी हैसियत को हिंदी में बोलते हैं वैधता, और इंग्लिश में बोलते हैं लीगलिटी, यानी लीगलिटी, यानी जो चीज़ कानूनी हैसियत से सही हो, यानी वैध हो, उसी को बोलते हैं लीगलिटी, और हिंदी में बोलते हैं वैधता, और उर्दू में बोलते हैं कानूनी हैसियत। आपका 25वां जो लफ्ज़ है वो है साइंसी। साइंसी को हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक। साइंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिफिक। तो साइंटिफिक का जो हिंदी हो जाएगा वैज्ञानिक, और उर्दू हो जाएगा साइंसी, यानी साइंसी एतबार से जो प्रूफ हो उसी को साइंसी बोलते हैं, उसी को हिंदी में वैज्ञानिक बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिफिक। आपका 26वां लफ्ज़ है याद। याद का जो हिंदी है वो है स्मृति, यानी किसी की याद में कुछ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्मृति। उसी को इंग्लिश में बोलेंगे मेमोरी। अब पहले मोबाइल में आप देखते थे कि मेमोरी कार्ड आता था, क्यों? मेमोरी इसलिए बोलते थे कि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर याद रखता था, इसीलिए उसको बोलते थे मेमोरी। जैसे ब्रेन जो है, इंसान का दिमाग जो है, उसको भी मेमोरी ऐसे लोग बोल देते हैं। आपका जो 27वां लफ्ज़ है वो है मकामी। मकामी का जो हिंदी होता है वो होता है स्थानीय। ये बहुत ही अहम लफ्ज़ है जिसका याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्थानीय को क्या बोलते हैं? मकामी, या मकामी को हिंदी में बोलेंगे स्थानीय, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लोकल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोकल। आपका 28वां जो लफ्ज़ है वो है वसी। वसी जामे, और इसी को हिंदी में बोलते हैं व्यापक। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापक। और इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव। इंग्लिश में एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव को हिंदी में बोलेंगे व्यापक, और उर्दू में बोलेंगे वसी या जामे। आपका 19वां लफ्ज़ है वो क्या है? माहिर। माहिर को हिंदी में बोलते हैं विशेषज्ञ, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपर्ट। जैसे कोई डॉक्टर होता है और वो किसी चीज़ में माहिर होता है, कोई मतलब कार्डियोलॉजी होता है, यानी कि दिल की बीमारी का इलाज करता है, तो वो उसी में विशेषज्ञ होता है। कोई किसी चीज़ में और किसी और चीज़ में विशेषज्ञ होता है, तो विशेषज्ञ को उर्दू में माहिर, या उर्दू का जो माहिर है उसका विशेषज्ञ हिंदी में, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपर्ट। आपका जो 30वां लफ्ज़ है वो है मोतबर। मोतबर का जो हिंदी होता है वो होता है विश्वसनीय। क्या होता है? विश्वसनीय, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिलायबल। रिलायबल।
रिलायबल का जो हिंदी होता है विश्वसनीय यानी मोतबर, यानी ऐसी चीज जिस पर हम एतबार कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मोतबर या विश्वसनीय या रिलायबल। तो दोस्तों आज का रहे आपका क्लास, कैसा लगा आपको ये क्लास आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।